Hello dear students, good morning all of you. Oxford Union English once again welcomes you all the students. बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे फिट एंड फाइन होंगे। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं एक शेर अर्ज़ करूँ कि वो शेर ये है कि खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले वाले वीडियो को तो खूब इंजॉय किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त अंदाज में आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर आप समझदार हैं तो, और रेगुलर वाचर हैं तो ऑटोमेटिकली आप सारी बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल यानी 11th जो वीडियो था, 11th वीडियो रिलेटेड टू एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस, मैंने उस पर बात की थी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी पिछले वाला वीडियो में मैंने 11th वीडियोस में मैं बताया था, और सारे बच्चे इस चीज़ों को बहुत अच्छे और कायदे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में बात किया था और वर्ब के बारे में बात किया था। अब ये दरअसल ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बताया था मैं ये कि ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों में से कोई एक भी ना रहे तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। मतलब मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस देयर मस्ट बी सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैं इस पर बात कर दिया था। आज मैं बच्चे बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट पर, लेकिन ऑब्जेक्ट पर बात करने से पहले मैं आपका थोड़ा टेस्ट ले लूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब पर आपको पकड़ है या नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो काम करने वाला होता है, यानी जो कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब के बारे में मैं बताया था कि हिंदी और उर्दू के कोई भी अल्फाज जिसके आखिर में ना हो और उसके शक्ल में परिवर्तन हो तो वो वर्ब कहलाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और आप लोग अगर पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो अच्छे से समझे होंगे, तो ये सारा वाक्य फटाफट आप लोगों से बनेगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, अभी जब 10 से स्टार्ट करेंगे तब अपनी अपनी औकात सबको पता चलेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे बच्चे से कि पिछले वाले वीडियो को आप कायदे से देखेंगे, और उसको अगर देख ले रहे हैं कायदे से तो फिर ये सारी बातें आसान, और ये सारी बातें जब आसान तो फिर ट्रांसलेशन सीखना आसान, और जब आपके लिए ट्रांसलेशन आसान तो फिर अंग्रेजी बोलने से फरिश्ते भी आपको नहीं रोक सकते हैं। तो मैं ये वाक्य है, पहला वाक्य है कि देखें आप लोग फटाफट एकदम बिल्कुल तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी बताएं कौन क्या है। तो वह पढ़ा रहा था। तो आप देखो भाई, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम वह कर रहा है, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ा रहा था तो काम कौन कर रहा है पढ़ाने का? वह। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वह सब्जेक्ट हो गया। अभी हम लोगों को ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, सिर्फ हम लोगों को चुनना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो इस लिहाज से हम लोग देख रहे हैं कि वह पढ़ा रहा था, तो वह सब्जेक्ट है, और पढ़ा रहा था किससे बना है? पढ़ा रहा था, पढ़ाना से। और रबर को कितनों जब फैलाए तो वह रबर ही कहलाएगा ना। उनको पढ़ाना चाहिए था, तो पढ़ाना चाहिए था पूरा का पूरा वर्ब होगा। उसी तरीके से वो पढ़ा रहा था, तो ये किससे बना है? पढ़ाना से। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखो, वे लोग धूम्रपान कर रहा है, तो धूम्रपान यानी सिगरेट पी रहा है, तो कौन कर रहा है? धूम्रपान कर रहा है कौन? तो पता चला वे लोग तो करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट है, और धूम्रपान कर रहा था जिसको स्मोक बोलते हैं, तो ये हो गया वर्ब। उसके बाद है कि तुमको जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था किसको? तुमको। तो काम, जाने का काम अगर करता तो कौन करता? ये करता। तो पता चला कि काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता, और ये पूरा का पूरा वर्ब है। उसी तरीके से एक छोटा बच्चा रो रहा था किससे बना है? रोना से विप। तो रो रहा था, कौन रो रहा था? तो एक छोटा बच्चा रो रहा था, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और रो रहा था वर्ब हो गया। और उसके बाद मैंने उसे पीटा है। अब यहाँ पर देखो गौर से कि पीटने का काम कौन किया है? मैंने। और पीटा है किससे बना है? पीटना यानी बीट से। तो मैंने सब्जेक्ट और पीटा हुआ। अब ये वाला पोर्शन क्या है? ये दर हकीकत में ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट कैसे है ये? तो इसको, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसको कायदे से समझने के लिए पहले मैं ऑब्जेक्ट पर बात कर लूँ, और उसके बाद फिर इसको आप खुद चुन लोगे अपने से। तो गौर से देखना बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और इसको समझना। क्यों?
कि कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो जनरली उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपको पकड़ होनी चाहिए कि सेंटेंस में ये रेस्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो दैट सेंटेंस वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, और अगर वो रेस्ट है तो फिर वो नहीं। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, तो आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, बोलता हूँ वर्ब है, तो आई स्पीक इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस होगा कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। लेकिन आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, बोलता हूँ वर्ब है, अंग्रेजी में, ये इन इंग्लिश, ये रेस्ट है, तो आई स्पीक इन इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज दिस सेंटेंस डजंट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट, और द सेंटेंस हैविंग नो ऑब्जेक्ट, the verb of that very sentence would be supposed to be intransitive verb. The sentence containing intransitive verb can never be transferred into passive voice. That is why to understand about subject is very essential for you each and every student. देखोगे गौर से समझना, बिल्कुल आज समझ जाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे इसको। ऑब्जेक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, और उर्दू में इसको बोलते हैं मफऊल। सब्जेक्ट को फाइल, वर्ब को फेल, ऑब्जेक्ट को मफूल, यानी सब्जेक्ट को कर्ता और वर्ब को क्रिया, ऑब्जेक्ट को कर्म। तो किसको कहते हैं कर्म? जैसे मान लो बच्चे कि ये कोई ये मेरा हैंड जो है ना, कोई आदमी है, ठीक है, मैंने उसको यूं किया ऐसे, तो इस बंदा को चोट लगी होगी। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली कैसे बोलेंगे कि मैंने उसे पीटा, कुछ बोल सकते हैं कि मैंने उसे पीटा। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि ये बंदा है, इसको एक थप्पड़ लगाए तो उसको चोट लगी होगी, तो इस जुमला को अब हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मैंने उसे पीटा। तो आप देखो, मैंने तो ये तो सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और पीटा ये तो वर्ब है, और जो मैंने पीटा तो सब्जेक्ट जो काम किया, इस काम का असर या इसका रिजल्ट किस पर पड़ा, यानी चोट किसको लगी? तो इस बंदा को लगी। तो कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, काम क्या था? पीटना। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम का असर जिस पर खत्म होता है वही, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब देखो, इसको हम सिंपल भाषा में अंग्रेजी में लिख दिया हूँ, अब सारे हिंदी भी लिख दिया हूँ, ये कायदे से याद कर लोगे। क्या है कि द रिसीवर, रिसीवर का मतलब क्या होता है जी? अंग्रेजी का खुसूसियत ये है कि वर्ब के आखिर में आर या ई आर, या सिर्फ आर, ई आर, ओ आर, और कभी कभी ई एन टी, ए एन टी, ये सब लगा देने से, हर वर्ब के साथ नहीं, कुछ वर्बों के साथ, तो उससे करने वाले का बोध होता है। जैसे राइट का मतलब होता है लिखना, आर लगा देते हैं, राइटर, लिखने वाला। फाइट मतलब लड़ना, और फाइटर, ए आर लगा देते हैं तो लड़ने वाला, योद्धा। उसी तरीके से रिसीव का मतलब होता है, अगर इसको ढक दे, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, और रिसीवर मतलब हासिल करने वाला, तो प्राप्त करने वाला। द रिसीवर ऑफ द रिजल्ट या रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। याद रखना बच्चे, क्या है कि द रिसीवर, रिसीवर का मतलब हुआ प्राप्त करने वाला। तो क्या प्राप्त करने वाला? तो द रिजल्ट, रिजल्ट या रिएक्शन, रिजल्ट या रिएक्शन यानी उसका नतीजा जो होगा, कोई काम करेंगे उसका नतीजा क्या होगा। जैसे उस बंदा को भी हम पीटे थे तो उसका नतीजा ये था कि चोट, वो नतीजा, और वो चोट को रिसीव कौन करके, यानी जो रिजल्ट बनता है वो भी क्या कि किसी भी एक्शन का, कोई भी एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, यानी अगर उल्टा देखो यहाँ से गौर से कि एनी एक्शन, कोई भी काम, जैसे पीटना हो, परेशान करना हो, प्यार करना हो, कुछ भी हो, तो क्या कहा कि एनी एक्शन, दुनिया का कोई काम, डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई काम। तो जैसे अभी ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम क्या था? मैंने उसे पीटा, तो सब्जेक्ट ने पीटा, तो एक्शन क्या हुआ? पीटना। तो क्या कहा कि एनी एक्शन, यहाँ पर एक्शन मतलब वर्ब, एनी एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई काम, और उस काम का नतीजा, उस काम का रिएक्शन जिस पर ख़त्म होता है, यानी जो रिसीव करता है, नतीजा को जो रिसीव करता है। जैसे इस बंदा को अभी मैंने एक थप्पड़ लगाया था, तो ये बंदा, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम क्या था? पीटना, और ये जब इस तरह से हम किए तो चोट लगी, तो चोट क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, कंसिक्वेंस हो गया, नतीजा हो गया। तो उस नतीजा को महसूस कौन किया? रिसीव कौन किया? ये बंदा किया, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसीलिए कहा कि रिसीव कौन करता है? किसी भी एक्शन का रिएक्शन को रिसीव जो करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए सिंपल भाषा में हिंदी में भी लिख दिया, आप सारे बच्चे याद कर लेना कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम का फल या नतीजा
या उसका परिणाम जिस पर पड़े उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस हिसाब से अब इस वाक्य को तुम लोग देखो बच्चों कि मैंने उसे पीटा है, तो मैंने सब्जेक्ट करने वाला, काम जो काम को करता है किसी सेंटेंस में करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट है। और क्या कहते हैं कि पीटना, यानी पीटा है, किससे बना है, पीटना, ना आया और इसका शक्ल में परिवर्तन हो रहा है तो इसीलिए क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये जो मैंने इसको पीटा तो एक्टर के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, तो सब्जेक्ट को हम एक्टर बोल सकते हैं और वर्ब को एक्शन। तो एक्टर के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा, तो एक्टर के द्वारा किया गया एक्शन है क्या, पीटना। और इस एक्शन का रिएक्शन किस पर खत्म होता है, ये एक्शन का रिएक्शन यानी पीटा, पीटना, पीटने, पीटे तो पीटने में एक रिएक्शन पैदा हुआ, एक रिएक्शन या एक रिजल्ट पैदा हुआ क्या कि चोट। ये चोट आकर के कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अर्थात कौन इसको रिसीव कर रहा है। तो मैंने उसे पीटा, तो थोड़ी सी भी अगर चोट लगी होगी खुदा न खास्ता तो उसको महसूस कौन किया, ये बंदा किया, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस हिसाब से अब आप लोग फटाफट 1 मिनट में देखो कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब कौन। आप क्या है कि ऑब्जेक्ट भी बता दिए, पहले सब्जेक्ट बता दिए, वर्ब बता दिए, फिर ऑब्जेक्ट बता दिए। तो अब इस हिसाब से तीनों मिला हुआ यहाँ पर है। अब फटाफट चुनो, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। जितना जल्दी तुम लोग समझ जाओगे तो मैं फटाफट आगे बढ़ूँगा और फटाफट टेंस पर आएंगे, जो कि सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या जल्दी टेंस स्टार्ट कीजिए, जल्दी टेंस स्टार्ट कीजिए। तो इसीलिए आप लोग फटाफट बताओ, मैं बता रहा हूँ, अब तुम लोग फटाफट देखना। उसने मुझे पीटा था। अब देखो बच्चे, इसमें काम कौन कर रहा है, पीटने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है क्या, उसने। तो उसने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और पीटा था, ये तो आंख बंद करके क्या, वर्ब है। और ये जो उसने मुझे पीटा था, उसने ये सब्जेक्ट हुआ, पीटा था ये वर्ब, उसने मुझे पीटा था, तो ये एक्टर हो गया, ये एक्शन हो गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, एक्शन हो गया। अब इस एक्शन का रिएक्शन खत्म कहाँ हो रहा है, यानी कौन रिसीव कर रहा है, यानी एक्शन के रिएक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, उसने मुझे पीटा था, तो पीटने का असर किस पर पड़ा था, मुझ पर, तो इसीलिए ये क्या हो गया, जाकर के ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से बच्चे, मेरे गांव के कुछ लड़के ने, मेरे गांव के कुछ लड़के ने मुझे गाली दी थी। सबसे पहले गाली कौन दी थी, तो मेरे गांव के कुछ लड़के ने, ये सब्जेक्ट हो गया। गाली देने का काम कौन किया, सिर्फ लड़का नहीं होगा, कुछ लड़का, उसमें भी कुछ नहीं, वो कुछ लड़का कहाँ का, तो मेरे गांव का, उस शहर का। तो मेरे गांव के कुछ लड़के ने गाली दी थी, तो गाली दी थी वर्ब, तो कौन दी थी, तो ये सब बंदा जो है, हाँ, मेरे गांव के कुछ लड़के ने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो जी, ये सब्जेक्ट यानी एक्टर, तो एक्टर का एक्शन कौन है, गाली देना। और ये गाली जो दिया, तो ये बंदा जो गाली दिया, तो उससे हो सकता है किसी का दिल टूटा या फिर किसी का दिल में थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा। तो ये गाली का असर किस पर किया, इस बंदा पर किया ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से देखो, ये नीचे ये वाक्य है नंबर 3 वाक्य में, वो मुझसे प्यार करता है। अब यहाँ पर देखो कि प्यार करता है, तो लव ये वर्ब है, और ये वह प्यार करता है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप गौर से देखो कि वह प्यार करने वाला कौन है, ये है वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और प्यार करता है ये वर्ब है। लेकिन प्यार जो करता है तो उसका असर किस पर पड़ रहा है, जिसको प्यार किया जा रहा है। तो वह मुझसे प्यार करता है का मतलब वह ये प्यार कर रहा है, इससे जो कुछ भी पैदा हो रहा है, जो असर पैदा हो रहा है, प्रभाव पैदा हो रहा है, दिल में कुछ खुदबुदी जग रही है, तो किस बंदा का, ये मुझसे, वह मुझसे प्यार करता है, मतलब वह प्यार करने का असर इस पर यानी मुझसे या मुझको पर आ रहा है, इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आगे देखो नंबर 4 कि मुझे कुछ लोग गाली दे रहा था। तो देखो, तो गाली जो दे रहा था तो कौन, तो कुछ लोग, ये डायरेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट, और गाली दे रहा था ये क्या है, एक्शन है, यानी वर्ब है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो एक्टर का एक्शन यानी ए हो गया एक्टर कुछ लोग, और ये हो गया क्या जी, एक्शन। तो आप देखो, इस एक्शन का असर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि मुझे कुछ लोग गाली दे रहा था। तो कुछ लोग जो गाली दे रहा था, तो उसका असर किस पर पड़ रहा था, किसको गुस्सा जग रहा था या किसको खुशी हो रही थी, ये बंदा को, इसलिए ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको बड़ा सभ्य वाक्य होगा। एक वाक्य में 5 सब ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट आउट करना है कि सेंटेंस में कौन रेस्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन क्या है। जब तक आप नहीं करते हो तो फिर ये मुश्किल होगी। अब देखो, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूरे
ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मैं कायदे और आराम से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। नोट में लिखा है, ये हिंदी माध्यम से या फिर उर्दू के माध्यम से कोई भी सेंटेंस में, कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई वर्ड आ गया 5, 6, 7, 8, 10, लेकिन वो वर्ड अगर जुड़ा हुआ रहे क्या से, चाहे तो रा, रे, री एक टर्म, या का, के, की दूसरा टर्म, अपना, अपने, अपनी, और एवं अथवा या किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ शब्द अथवा शब्द समूह, चाहे तो कोई शब्द या शब्दों के समूह जुड़ा हुआ रहे, किससे, चाहे तो रा, रे, री से, या का, के, की से, या अपना, अपने, अपनी से, और एवं अथवा या किसी विशेषण से जुड़ा हुआ रहे। जैसे तेज लड़का, तो लड़का किससे जुड़ा हुआ है, तेज यानी विशेषण से जुड़ा हुआ है। तो कहने का गर्ज ये हुआ कि कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में वाक्य के शब्द या फिर शब्द समूह जुड़ा हुआ है इन टर्मों से, इन सब टर्मों से, रा, रे, री, या का, के, की, या अपना, अपने, अपनी, और एवं अथवा या किसी विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द या शब्द समूह, वो एक ही श्रेणी के यानी एक ही ग्रुप के माने जाते हैं, एक ही ग्रुप के माने जाएंगे। मैं उस तेज लड़का को जानता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट जानता हूँ वर्ब, अब लड़का सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि उस तेज लड़का को ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, और वो पूरा का पूरा वो एक श्रेणी, एक ग्रुप के माना जाएगा। तो इस लिहाज से देखो गौर से, फिर एक बार पढ़ता हूँ कि रा, रे, री, का, के, की, अपना, अपना, अपनी, और एवं अथवा या किसी विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द अथवा शब्द समूह एक ही श्रेणी या ग्रुप के माने जाते हैं। और ये बात ज़्यादा याद रखना है कि वह श्रेणी चाहे सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, रेस्ट हो सकता है, परंतु वर्ब कभी नहीं हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सब वो श्रेणी यानी रा, रे, री, का, के, की, अपना, अपने, अपनी, और एवं अथवा या किसी विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द या शब्द समूह एक श्रेणी के माने जाते हैं। और वह श्रेणी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है कि रेस्ट हो, परंतु वर्ब कभी नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से अब इस जुमलों को देखो, इस सेंटेंस जो नीचे में दिया हुआ खिड़की को देखो, तो मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ। अब यहाँ गौर से देखो बच्चों कि मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ, तो मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ, तो जानता हूँ, तो जानने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। तो इस लिहाज से तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और जानता हूँ वर्ब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं जो जानता हूँ तो किसको, तो अब अक्सर लोग बोलेंगे मम्मी इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जानता हूं तो मम्मी को, लेकिन सिर्फ मम्मी को नहीं, मम्मी देखो जुड़ा हुआ यहाँ है किससे, री से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, री से। अब यहाँ हमने बता दिया पहला कि रा, रे, री से जुड़ा हुआ शब्द एक श्रेणी के होते हैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जानता हूँ वर्ब, और सिर्फ मम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी को, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से वाक्य नंबर 2 देखो कि लिखा हुआ है कि मैं उसकी नानी को पहचानता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है और पहचानता हूँ ये वर्ब है। यहाँ तक तो आसानी हो गई होगी आप लोगों को। तो मैं पहचानता हूँ किसको, नानी को सिर्फ नहीं, बल्कि नानी देखो की से जुड़ा हुआ है, ये की शब्द से नानी जुड़ा हुआ है, और हमने यहाँ पर कहा है कि का, के, की से जुड़ा हुआ शब्द होते। इस लिहाज से उसकी नानी को यहाँ तक ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी लिहाज से आगे देखो कि वो अपना सबक याद कर रहा है, सबसे पहले वह याद कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट हुआ, और याद कर रहा है ये क्या है, वर्ब है। और अपना सबक, सिर्फ वो याद कर रहा है सबक को, ऐसा नहीं, सबक। अब देखो यहाँ क्या कहा कि अपना, अपने, अपनी से जुड़ा हुआ शब्द रहे, तो ये सबक अपना लफ्ज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पूरे का पूरे एक श्रेणी का माना जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है। क्यों, वो याद कर रहा है किसको, तो अपना सबक को। उसी तरीके से मुन्नी एवं चुन्नी रो रही है, हमने यहाँ बताया है कि और एवं अथवा से जुड़ा हुआ शब्द एक श्रेणी में जाता है। तो यहाँ पर मुन्नी और चुन्नी रो रही है, तो रो रही है तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये वर्ब है। और रो जो रही है, कौन रो रही है, तो मुन्नी और चुन्नी, ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। उसके बाद मैं तेज बच्चों को पसंद करता हूँ, सबसे पहले मैं
पसंद करता हूँ, तो ये वर्ब हुआ पसंद करना, और ये सब्जेक्ट है मैं, और मैं जो पसंद करता हूँ किसको, बच्चे को नहीं बल्कि तेज बच्चों को। क्यों कि क्या कहा कि किसी विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द भी एक श्रेणी में आता है, और यहाँ पर तेज लफ्ज जो है बच्चे की विशेषता को बता रहा है तेज, तो ये पूरे का पूरे ये विशेषण से जुड़ गया ये शब्द, इसीलिए एक कैटेगरी में आएगा और इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। उसी तरीके से उस लंबी लड़की को वह जानती है, तो जानती है सबसे पहले जानना से बना है, ये तो वर्ब हो गया, लेकिन ये जो वर्ब हुआ जानती है कौन, तो वह जानती है, तो जानने का काम वह कर रही है, वह कर रही है, तो इसीलिए वह क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और उसके बाद लड़की को ऑब्जेक्ट चुनेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने बताया विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द एक श्रेणी में जाएगा। तो ये लंबी जो है इसकी विशेषता बता रही है, तो लंबी लड़की यहाँ से यहाँ तक, और ये ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा, तो पता चला वो भी एडजेक्टिव, तो एक कैटेगरी में पूरा आ जाएगा। तो किसको, उस लंबी लड़की को, ये भी ऑब्जेक्ट होगा। तो पता ये चला बच्चे, ऑब्जेक्ट कायदे से लगता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन एक बात और याद रखना, अगर हिंदी में कारक पढ़े होगे तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, इस तरह का आगे पढ़ोगे तो कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, कर्म को, यानी कर्म ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें कहीं ना कहीं को छिपा हुआ रहता है, इसका चिन्ह क्या है, को। यानी एक एग्जाम्पल देखो कि वो मुझसे प्यार करता है का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो मुझको प्यार करता है, तो कहीं ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें हमेशा को छिपा हुआ रहता है। तो एक आइडेंटिफाई करने का ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये भी है कि उसमें को छिपा हुआ रहता है, वो करके देखेंगे। वो मुझसे प्यार करता है का मतलब वो मुझको प्यार करता है, तो इस लिहाज से भी वो ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम चाहते हैं क्या कि आज हम लोगों का सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर हो गया, लेकिन एक टर्म रह गया कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी वीडियो 13 में मैं इस पर कायदे से चर्चा करता हूं और फिर उस पर काम कराऊंगा। तो अभी मैं 1, 2, 3 क्लास में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह का वाक्य हम यहाँ पर देंगे, और आपको सिर्फ सेलेक्ट कर आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस का कौन सा भाग किस तरह का काम कर रहा है, कौन सब्जेक्ट की तरह, कौन ऑब्जेक्ट की तरह, कौन वर्ब की तरह, और कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। डियर स्टूडेंट, आई पर्सनली रिक्वेस्ट you each and everything, these items are so important that you can't imagine, but when you will get an opportunity to translate Hindi longer sentences into English, that time you will realize that, oh, Babul sir has just given me fantastic things, or these types of things up to now have not been present in any types of book. That is why each and every student, I request you, keep on watching all the videos very carefully and scrupulously, and English will be on your part. No force in the world, even angels can't make you stop speaking English. So thank you very much. With one share, that is what Allama Iqbal has said, very beautiful share, कि खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। एंड वन ब्यूटीफुल कोटेशन, मैन नॉट हिज डिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड, मैन नॉट हिज डिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड, इंसान नहीं बल्कि इंसान अपने कारनामों से पहचाना जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले एक ऐसा कारनामा पैदा करके मरना है कि मरने के बाद फिर रहती दुनिया याद करते रहे। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।